नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष शर्मा आपके अपने YouTube चैनल एरिज ए पाथ ऑफ लर्निंग पर आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपको हिस्ट्री, पोल साइंस और बायो में खुद पढ़ाऊंगा। तो जो पोल साइंस है वो हम स्टार्ट कर चुके हैं, उसकी जो क्लासेज हैं वो अपलोड कर दी हैं 2 टॉपिक के ऊपर, वो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम विश्व इतिहास को शुरू करने जा रहे हैं। हमारी कोशिश है कि जो हिस्ट्री है और पोल साइंस उसको बिल्कुल सापेक्ष चलाया जाए, उसको एक साथ चलाया जाए, तो वही कोशिश है। तो आज का जो विश्व इतिहास का हमारा टॉपिक रहने वाला वो है प्रथम विश्व युद्ध। देखिए दोस्तों, जो प्रथम विश्व युद्ध है ये विश्व इतिहास के अंदर कभी ना भुलाई जा सकने वाली घटना है। अगर हम देखें तो जो 20वीं शताब्दी का प्रारंभ था उसमें प्रतिरक्षात्मक संधियों के कारण और जो गुटबंदी थी उनके कारण संपूर्ण यूरोप बारूद के ढेर पर बैठा हुआ था। और इससे अलग अगर बात की जाए तो जो औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा चल रही थी यूरोपीय देशों के मध्य, वो भी कहीं ना कहीं प्रथम विश्व युद्ध का बहुत बड़ा कारण थी दोस्तों। और देखिए, कोई भी घटना, चाहे वो आपके निजी जीवन में हो, चाहे समाज में हो या विश्व में हो, वो दीर्घकालीन प्रक्रिया का परिणाम होती है दोस्तों। कोई भी घटना आकस्मिक या अचानक घटित नहीं होती, उसके पीछे कुछ निश्चित कारण कार्य कर रहे होते हैं। एक शायरी याद आ रही है, ऐ जाने जा तेरी दिल लगी ने ये हाल कर दिया मेरा, ऐ जाने जा तेरी दिल लगी ने ये हाल कर दिया मेरा, दिल लगाने की उम्र में हम शायरी करते हैं। तो जो कोई भी घटना होती है उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होते हैं। ऐसे ही जो प्रथम विश्व युद्ध था उसके पीछे भी अनेक कारण कार्य कर रहे थे। तो आइए हम देखते हैं उनको। अगर बात की जाए दोस्तों 1789, एक काफी महत्वपूर्ण घटना घटी थी विश्व इतिहास के अंदर। वो क्या थी? फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति। देखिए, फ्रांस की क्रांति ने कुछ सिद्धांत दिए थे। स्वतंत्रता, समानता, बंधुताओं का सिद्धांत। यह आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि स्वतंत्रता, समानता, बंधुताओं का सिद्धांत कहां से लिया गया है या किस क्रांति के दौरान दिया गया था। तो हमारा आंसर होगा फ्रांस की क्रांति। देखिए, जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुताओं का सिद्धांत था उसने राष्ट्रीय भावना को जागृत किया और इसके कारण नवनिर्मित राष्ट्रों का राष्ट्र अस्तित्व में आए। और जो बेल्जियम था उसने जैसे आंदोलन कर दिया, और भी अनेक देशों ने आंदोलन शुरू कर दिए थे अपनी स्वतंत्रता को लेकर। तो अगर हम उसमें देखें तो जो राष्ट्रीयता की भावना थी, इसके जो सबसे बड़े परिणाम निकले थे वो थे 1870 में इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण 1871 में जर्मनी का एकीकरण। आपको पता होगा इटली का एकीकरण, इसमें गैरिबाल्डी, मैजिनी, काउंट काउर, इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और जो जर्मनी का एकीकरण था इसमें मुख्यतः बिस्मार्क का नाम लिया जाता है, उन्होंने भी मुख्य भूमिका निभाई थी। वैसे इन दोनों को हम विस्तार से पढ़ेंगे विश्व इतिहास की सीरीज के अंदर। तो इसके बाद देखिए दोस्तों क्या हुआ था, ये जो दोनों राष्ट्र थे ये किसी भी सूरत में खुद को दूसरों से कमजोर नहीं समझते थे। और जो घटनाएं थी इन्होंने सैन्यवाद पर भी जोर दिया, और दोनों ही जो ये देश थे और संपूर्ण यूरोप जो था वो सैन्यवाद पर जोर दे रहा था, अपनी सैनिक शक्ति बढ़ाई जा रही थी। जर्मनी के शासक थे उस समय कैसर विलियम, तो उन्होंने कहा था कि हमारा भविष्य समुद्र पर निर्भर करता है। हम जब तक दम नहीं लेंगे, जब तक अपनी नौ सैनिक शक्ति को थल सैनिक शक्ति जितनी मजबूत नहीं बना देते, क्योंकि उस समय जो सबसे मजबूत नौ सैनिक शक्ति थी वो ब्रिटेन और फ्रांस की समझी जाती थी, और जो थल सेना थी सबसे मजबूत वो जर्मनी की थी। इसलिए कैसर विलियम ने यह कथन कहा था। तो इसके बाद देखिए क्या हुआ था, 1871 में जर्मनी ने फ्रांस के 2 क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। अक्षेत्र किसके थे? फ्रांस के। आल्सेस और
लोरेन। आलसेस और लोरेन पर जर्मनी ने अधिकार कर लिया जो फ्रांस के थे। देखिए दोस्तों, इससे फ्रांस के आत्मसम्मान को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची, क्योंकि एक नवनिर्मित राष्ट्र ने उसके क्षेत्रों के ऊपर अधिकार कर लिया था। तो फ्रांस के आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुंची थी इससे। एक फ्रांस के राजनीतिज्ञ थे पोयंकर, तो पोयंकर का एक कथन याद आ रहा है। उन्होंने कहा था कि अगर आज की पीढ़ी अपने छीने हुए क्षेत्रों को वापस लेने के लिए नहीं जी रही है तो मुझे उसके जीवित रहने का दूसरा कोई कारण दिखाई नहीं देता। आप इस कथन से समझ सकते हैं कि आखिर कितनी शत्रुता की भावना पैदा हो चुकी थी। तो ये घटना थी, इसने जर्मनी और फ्रांस के मध्य शत्रुता की भावना पैदा कर दी। दोस्तों देखिए, यहां से शुरुआत होती जा रही है प्रथम विश्व युद्ध की, यहां से शुरुआत है। इसके बाद क्या हुआ था, इटली ने भी दो प्रदेश थे, ट्रांटिनो लिख देता हूं मैं, टोरेंटिनो और ट्रिस्ट। इटली ने भी टोरेंटिनो और ट्रिस्ट को वापस लेने के लिए आंदोलन चलाए। इससे क्या हुआ, इस आंदोलन से इटली और ऑस्ट्रिया के संबंध खराब हो गए। इटली और ऑस्ट्रिया के संबंध खराब हो गए दोस्तों। और एक और घटना भी, काफी घटनाएं घटित हुई थी इस दौरान, जैसे तुर्की के विरुद्ध बाल्कन प्रदेशों ने स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चलाया था, वो भी मुख्य घटना थी इस दौरान। तो देखिए क्या हुआ था, जो राष्ट्रीयता की भावना थी उसने यूरोप के अंदर एक तनावपूर्ण स्थिति पैदा कर दी थी। और जो उग्र राष्ट्रवाद था, जिसके दौरान या जिसके तहत हर देश अपनी सैनिक शक्ति को बढ़ा रहा था, इसके कारण देशों के मध्य शत्रुता उत्पन्न होने लग गई। तो इसके बाद देखते हैं हम क्या हुआ था। जो ये राष्ट्रीयता की भावना पैदा हुई और जर्मनी ने फ्रांस के प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। इटली ने टोरेंटिनो और ट्रिस्ट के लिए आंदोलन चलाया, जिससे इटली और ऑस्ट्रिया के मध्य विवाद हुआ। बाल्कन प्रदेशों ने तुर्की के विरुद्ध आंदोलन कर दिया। तो ये जो घटनाएं थी, ये सारी घटनाएं हमें विश्व युद्ध की तरफ लेके जा रही हैं। इसके बाद देखिए क्या हुआ था। तो देखिए दोस्तों, इसके बाद गुप्त संधियों की शुरुआत होने लगी। गुप्त संधियां क्या थी, आइए देखते हैं। जो गुप्त संधियां थी वो थी दो राष्ट्रों के बीच संधि, जिसके तहत अगर एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ युद्ध में सम्मिलित होता है तो दूसरे को उसका साथ देना पड़ेगा। ये गुप्त संधियों की शुरुआत थी और गुप्त संधियों का दौर था। जो गुप्त संधियों का शुरुआत करता है वो बिस्मार्क को कहा जाता है, याद रखना आप इस बात को। क्या हुआ था, बिस्मार्क ने 1879 में 1879 में ऑस्ट्रिया से संधि की। जर्मनी और ऑस्ट्रिया की संधि हुई। ऑस्ट्रिया। इसके बाद क्या हुआ, 1882 में 1882 में इनके साथ एक और राष्ट्र शामिल हो गया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली। तो देखिए दोस्तों, 1882 में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली की संधि हुई आपस में, और 1882 में ही त्रिगुट का निर्माण हुआ। 1882 में ही त्रिगुट अस्तित्व में आया। और जो बिस्मार्क था दोस्तों, बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे बिस्मार्क। उन्होंने 1887 में रूस से भी संधि की थी, लेकिन 1890 में बिस्मार्क का जब पतन हो गया था, तो बिस्मार्क के पतन के बाद इस संधि की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया और इस संधि का नवीनीकरण नहीं किया गया, जो जर्मनी के लिए काफ़ी नुकसानदेह हुआ।
इसका परिणाम क्या हुआ कि जो रूस और फ्रांस थे उनके बीच निकटता बढ़ती गई, वो दोनों एक दूसरे के करीब आते गए दोस्तों। ये परिणाम निकले। थोड़ा टेक्निकल एरर आ गया था, उसके कारण बीच में वीडियो रुक गई थी। तो देखिए, जैसा हम देख रहे थे 1882 में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली के बीच संधि हुई, जिससे त्रिगुट राष्ट्र अस्तित्व में आया। अब इसके क्या परिणाम निकले थे, जैसे हम पहले चर्चा कर चुके हैं, 1887 रूस के साथ भी संधि करने का प्रयास किया था, लेकिन बिस्मार्क के पतन के बाद ध्यान नहीं दिया गया। फ्रांस और रूस एक दूसरे के करीब आ गए। अब देखिए, इसके जो परिणाम निकले वो ये थे कि जो ब्रिटेन था अपने आप को बेहद अकेला, बेहद तन्हा महसूस करने लगा दोस्तों। और उसने क्या किया, 1904 में इंग्लैंड ने अपने सभी मतभेदों को भुलाते हुए फ्रांस के साथ संधि कर ली। एक कहावत है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता, शायद इंग्लैंड ने भी वो कहावत सुन रखी होगी। तो उसने क्या किया, अपने सारे मतभेदों को भुलाते, उसने देखा जर्मनी एक बहुत तेजी से उभर रहा है और उसका दुश्मन कौन था, फ्रांस। चाहे वो इंग्लैंड से उसके मतभेद हो, लेकिन उसने उनको भुला दिया। और 1904 में फ्रांस और इंग्लैंड की संधि हुई। ये आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। फ्रांस और इंग्लैंड की संधि हुई। इस संधि को फ्रांस इंग्लैंड सौहार्दपूर्ण संधि कहा जाता है। फ्रांस इंग्लैंड सौहार्दपूर्ण संधि। याद रखना दोस्तों, 1904 में। अब इसके बाद क्या हुआ, 1907 में जो इंग्लैंड था इसने रूस के साथ भी संधि कर ली। इसके बाद 1907 में फ्रांस, इंग्लैंड और रूस एक साथ एक ही मंच पर आ गए और 1904 में त्रिराष्ट्र मैत्री का निर्माण हुआ दोस्तों। त्रिराष्ट्र निर्माण, ये देखिए, आप देख रहे हैं गैंग बनने लग गए भाई, देखो, देख रहे हो आप। त्रिराष्ट्र निर्माण 1907 में और त्रिगुट 1882 में पहले ही बन गया था। जो त्रिराष्ट्र निर्माण था ये त्रिगुट के या त्रिगुट से आत्मरक्षा के लिए किया गया था, यह बात आप याद रखना। लेकिन जो साम्राज्यवाद की चाहत थी वो इतनी बढ़ती गई कि इन्होंने एक दूसरे को, दोनों समूह को एक दूसरे के सामने लाकर रख दिया। इसके बाद देखिए, हम आगे बात करते हैं। एक इतिहासकार हुए हैं एसबी जेफे, तो उनकी पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड वॉर। तो एसबी जेफे अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि विश्व युद्ध के सबसे महत्वपूर्ण कारणों में गुटबंदी या गुप्त संधियां थी, जिसने संपूर्ण यूरोप को दो भागों में या दो गुटों में विभाजित कर दिया, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसके बाद इनमें और जो राष्ट्र शामिल होते गए और ये जो गैंग थे या जो ये गुट थे या जो ये समूह थे या ग्रुप थे, ये बहुत विशाल होते गए। इससे आगे देखिए, तो इसके बाद की जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी वो भी आपके लिए काफ़ी ज़रूरी हैं। तो देखते हैं हम 1905 में जो आपके जर्मनी के सम्राट थे कैसर विलियम, 1905 में उन्होंने मोरक्को में फ्रांस के प्रभुत्व को खुली चुनौती दे दी। नया नया हंगा था भाई, कौन रुकया गया। तो उन्होंने फ्रांस को खुली चुनौती दे दी मोरक्को में जाकर। दोनों देश एक दूसरे के सामने आ गए। यहाँ पे एक अल्जेसिरास सम्मेलन हुआ था, जिसके कारण दोनों के बीच समझौता करवाया गया। अल्जेसिरास जो सम्मेलन था उसमें
लगभग 12 देशों ने भाग लिया था और उन 12 में से सिर्फ एक ऑस्ट्रिया ऐसा देश था जो जर्मनी के पक्ष में खड़ा था। मतलब उसने अपने दोस्त का साथ नहीं छोड़ा। 7 समुद्र पार में तेरे पीछे पीछे आ गया। तो एक दूसरे के साथ बने रहे अंत तक दोनों। तो इसके बाद देखिए क्या हुआ। अल्जेसिरास से सम्मेलन से मोरक्को संकट को टाल दिया गया। उसके बाद 1908 में बोस्निया संकट पैदा हो गया। बोस्निया संकट। बोस्निया संकट में रूस और ऑस्ट्रिया एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो गए। लेकिन क्या हुआ था, बोस्निया संकट, ऑस्ट्रिया और रूस को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। और रूस के साथ था सर्बिया। लेकिन क्या हुआ, इस वक्त 1908 में बोस्निया संकट के समय जब रूस और ऑस्ट्रिया एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो गए और युद्ध की आशंका होने लगी, तो उसी समय ऑस्ट्रिया के समर्थन में जर्मनी आ गया। तू मेरा भाई मैं तेरा भाई। तो अकेला इसने भी नहीं रहने दिया। तो जर्मनी के समर्थन में आने के बाद रूस को चुप रहना पड़ा। अब उसके बाद देखिए 1911 अगादिर संकट। अगादिर संकट के समय फिर से जर्मनी और फ्रांस एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो गए। जर्मनी ने फिर से अगादिर संकट के समय 1911 में फिर से फ्रांस को खुली चुनौती दे दी कि आजा भाई देख लिया किसमें घना हंगा है। तो एक बार फिर से दोनों आमने सामने आकर खड़े हो गए। लेकिन इस वक्त क्या हुआ, फ्रांस के समर्थन में इंग्लैंड उतर आया और इंग्लैंड ने जर्मनी को धमकी दिया, जर्मनी को समझाया कि अगर उसकी किसी भी घटना से इंग्लैंड की वाणिज्यिक गतिविधियों के ऊपर कोई प्रभाव पड़ता है तो उसका परिणाम बेहद खतरनाक और बहुत बुरा होगा, जिसके कारण जर्मनी को चुप रहना पड़ा। उसके बाद देखिए 1913 बाल्कन युद्ध। 1913-14 में बाल्कन युद्ध हुए आपके। बाल्कन युद्ध के समय एक बार फिर से ऑस्ट्रिया और रूस आमने सामने आकर खड़े हो गए। एक इतिहासकार रहे हैं ग्रांट, तो उन्होंने कहा था कि प्रथम विश्व युद्ध के कारणों में कोई भी एक कारण इतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना बाल्कन युद्ध साबित हुए। तो ये बात भी आप याद रखना। ऑस्ट्रिया और रूस एक बार फिर से आमने सामने आकर खड़े हो गए। लेकिन जो बाल्कन युद्ध थे या बाल्कन संकट था, इसको भी बुखारेस्ट की संधि से टाल दिया गया। याद रखना दोस्तों, बुखारेस्ट की संधि से टाल दिया गया। देखिए अब हम देख रहे हैं 1905, 1908, 1911, 1913, 14 विश्व युद्ध के करीब पहुंच रहे हैं हम। थोड़ा और इंतजार कीजिए, बस ये युद्ध शुरू करवा जाएंगे, थोड़ा सा इंतजार। देखिए अगर आप चाहते हो कि आप मोरक्को संकट, बोस्निया संकट, अगादिर संकट और बाल्कन संकट या बाल्कन युद्ध विस्तार से पढ़ें तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप कहोगे तो मैं इनको विस्तार से करवा दूंगा, अगली वीडियो में करवा दूंगा, अगर आपने कमेंट सेक्शन में बता दिया तो इसके बाद देखिए क्या हुआ था।
इसके बाद जो ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे फर्डिनेंड, ऑस्ट्रिया का राजकुमार था फर्डिनेंड। फर्डिनेंड और इनकी पत्नी की हत्या कर दी गई, जिसका दोष किसके ऊपर हुआ या किसके ऊपर लगा? सर्बिया के ऊपर। दोस्तों क्या हुआ था, आपने देखा था 1908 बोस्निया संकट। तो उसमें आपने देखा था कि बोस्निया संकट में ऑस्ट्रिया, रूस और सर्बिया को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया था, जिससे इनके मध्य तनाव बढ़ता गया। बोस्निया संकट के बाद सर्बिया के अंदर जो उग्र राष्ट्रवाद था वो और अधिक तीव्र हो गया और उसने उग्र राष्ट्रवादियों ने कुछ संस्थाएं बनानी शुरू की, जिनमें से 2 प्रमुख थी, काल और एक हाथ। जो काल और हाथ 2 उग्र राष्ट्रवादियों की संस्थाएं थी। इन्होंने ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड पर हमला किया और उनकी हत्या कर दी। फर्डिनेंड और उनकी पत्नी की हत्या कर दी। जो हत्या करता था वो था ग्रेनविल प्रिंसेप, लेकिन इतना आपके काम नहीं है, ये नाम याद आ गया तो मैंने बता दिया। लेकिन इतना याद रखना कौन सी संस्था जिसने हत्या की थी? काल हाथ। इन्होंने ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या कर दी और ये था युद्ध का तत्कालीन कारण। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या। तो इसके बाद युद्ध प्रारंभ हुआ था आपका। देखिए हमने प्रथम विश्व युद्ध के कारणों की चर्चा की, जिनमें से कौन कौन से कारण देखे हमने। तो जो पहला कारण था राष्ट्रीयता की भावना, राष्ट्रीयता की भावना। जो दूसरा कारण था सैन्यवाद। जो तीसरा कारण था गुप्त संधिया, गुप्त संधिया। जो चौथा कारण था बोस्निया संकट। ये मैं एक बार आपका रिवाइज करवा रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए कि प्रथम विश्व युद्ध में क्या क्या कारण थे। जो पांचवा कारण था अगादिर संकट। जो छठा कारण बना वो था बाल्कन युद्ध, बाल्कन युद्ध। उसके बाद सातवां कारण अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या, ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या। ये कुछ मुख्य कारण, वैसे कारण देखिए और भी थे लेकिन ये कुछ मुख्य हैं। जैसे जो समाचार पत्र थे उन्होंने भी युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और जो जर्मनी का सम्राट था कैसर विलियम, उसका जो चरित्र था या जो कैसर विलियम था वो भी युद्ध का कहीं ना कहीं कारण बना था। और भी काफी कारण कार्य कर रहे थे, लेकिन जो मुख्य कारण थे वो ये थे जिनके बारे में हमने अब पढ़ा है। तो इसके बाद देखिए तो इसके बाद जो ऑस्ट्रिया था, ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को अल्टीमेटम दिया 48 घंटों का और उन्होंने अपनी कुछ मांगे रखी थी ऑस्ट्रिया ने, जिनमें से एक मांग थी कि जो ऑस्ट्रिया के अधिकारी हैं वो सर्बिया के अंदर जाकर खुद जांच करेंगे कि हत्या क्यों हुई और हत्या के कारण क्या थे, जिसको सर्बिया ने मानने से बिल्कुल मना कर दिया और ऑस्ट्रिया ने सिर्फ 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया कि जो हत्यारे हैं उनको हमें सौंप दिया जाए, अन्यथा हम युद्ध की घोषणा कर देंगे। देखिए दोस्तों, आपने प्रथम विश्व युद्ध पहले भी पढ़ा है, कहाँ से पढ़ा है या आपने कितना पढ़ा है ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं
तो आपको आज कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। तो देखिए 48 घंटे का अल्टीमेटम देने के बाद भी जब सर्बिया ने उनकी मांग नहीं मानी तो 28 जुलाई 1914 को अब युद्ध शुरू होने वाला है। आपके दो गैंग या दो गुट हैं, त्रिगुट और त्रिराष्ट्र। त्रिगुट और त्रिराष्ट्र। तो 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। रूस ने ऑस्ट्रिया को ऐसी कोई भी कार्यवाही न करने के लिए सचेत कर दिया था, लेकिन ऑस्ट्रिया ने रूस की नहीं सुनी और सर्बिया पर हमला कर दिया। सर्बिया का जो मुख्य शहर था बेलग्रेड, उसके ऊपर बहुत भारी बमबारी की गई, जिसके कारण सर्बिया के पक्ष में रूस आ गया। दोस्तों इस युद्ध में रूस सर्बिया के पक्ष में आ गया। फिर ऑस्ट्रिया का भी तो एक साथी था जर्मनी। जर्मनी ने रूस को कहा कि 12 घंटे के अंदर रूस पीछे हट जाए और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध जितनी भी सैनिक कार्यवाही चल रही हैं उनको तत्काल प्रभाव से बंद कर दे, अन्यथा बेहद बुरा होगा। रूस ने जर्मनी की बात को बिल्कुल इग्नोर कर दिया, जिसके बाद 1 अगस्त 1914 को जर्मनी युद्ध में शामिल हो गया। जर्मनी भी युद्ध में शामिल हो गया। उसके बाद जो इंग्लैंड था, रूस और फ्रांस से हुए समझौते के कारण इंग्लैंड को भी ना चाहते हुए युद्ध में शामिल होना पड़ा। रूस और फ्रांस एक साथ ही युद्ध में शामिल हो गए थे। उसके बाद 4 अगस्त 1914 को इन दोनों से हुए समझौते के कारण न चाहते हुए भी इंग्लैंड को युद्ध में शामिल होना पड़ा और इंग्लैंड भी आपकी युद्ध भूमि में उतर आया। उसके बाद जर्मनी की साइड से बुल्गारिया आ गया। बुल्गारिया और फिर अक्टूबर 1914 में त्रिगुटिया जर्मनी के पक्ष में तुर्की युद्ध में शामिल हो गया दोस्तों। और तुर्की का जर्मनी की तरफ से युद्ध में शामिल होना एक बेहद बड़ी घटना थी, क्योंकि इससे काफी प्रभाव पड़े त्रिराष्ट्र के ऊपर जो नकारात्मक थे। इससे रूस की जो रसद सामग्री मिल रही थी, रूस को जो मार्ग था उसको बंद कर दिया गया। रूस को रसद सामग्री मिलनी बंद हो गई और इससे एक और भी डर पैदा हुआ कि जो एशिया और अफ्रीका के मुसलमान हैं कहीं वो भी युद्ध की घोषणा ना कर दें तुर्की के शामिल होने से। ऐसा हुआ भी था कि जो अरेबियन कंट्रीज थी या जो मुसलमान थे उस वक्त के अफ्रीका के अंदर, उन्होंने भी युद्ध की घोषणा कर दी थी और उनके युद्ध होने लग गए थे। अफ्रीका और एशिया दोनों के ऊपर इसका प्रभाव पड़ा था। तो इसके बाद देखिए जो तुर्की और जर्मनी का गठजोड़ था बेहद मजबूत साबित हुआ और तानेनबर्ग नामक स्थान पर जर्मनी की सेनाओं ने रूस को पराजित कर दिया, रूस को हरा दिया और रूस के जो क्षेत्र थे उनके ऊपर कब्जा कर लिया इन्होंने। क्योंकि देखो दोस्तों, यही आया था पहले उठ के युद्ध करने के लिए, अन्यथा युद्ध इन दोनों का था। रूस शामिल हुआ। ये देखिए दोस्तों, जो भी राष्ट्र शामिल हो रहे थे इनके आपसी विवाद थे, इनके आपसी शत्रुता की भावना थी। उसके लिए एक दूसरे से बदला लेने के लिए युद्ध में शामिल हुए थे सभी राष्ट्र। तो तानेनबर्ग नामक स्थान पर रूस को हरा दिया गया। इसके बाद 1916 में रूस ने एक बार फिर से प्रयास किया, लेकिन वो फिर से असफल हुआ, जिसका अंजाम क्या हुआ? एक संधि हुई ब्रेस्ट लिटोवस्क। जो ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि थी, इससे
रूस युद्ध से बाहर हो गया और रूस ने अपने आप को पहले विश्व युद्ध से अलग कर दिया दोस्तों। ये बात भी आप याद रखना। तो उससे रूस इस युद्ध से बाहर हो गया ब्रेस्ट-लिटोवस्की संधि के साथ। अब इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, तो देखिए जो तुर्की और जर्मनी का और ऑस्ट्रिया का और बुल्गारिया जो इनका गुट था ये बेहद मजबूत दिखाई दे रहा था और जो त्रिराष्ट्र थे वे हार की कगार पर थे। लेकिन यहाँ क्या हुआ, एक घटना घटी थी कि जो जर्मनी था, जर्मनी उसने अमेरिका को त्रिराष्ट्रों को दी जाने वाली रसद सामग्री बंद करने के लिए कहा और इसने कहा कि अगर वर्जित क्षेत्र में किसी भी देश का जहाज आ गया तो हम उसको डुबो देंगे। 1915 में जर्मनी ने लुसितानिया नामक जहाज डुबो दिया, लुसितानिया नामक जहाज डुबा दिया, जिसके अंदर अमेरिका के 125 यात्री थे, वे भी मारे गए। लेकिन अमेरिका उसके बाद भी चुप रहा, कुछ नहीं बोला। उसके बाद 1916 में एसेक्स, फ्रांस का एसेक्स नामक जहाज था, उसको भी डुबो दिया, जिसमें अमेरिकी यात्री थे, वो भी मारे गए। लेकिन उसके बाद भी अमेरिका चुप रहा, कुछ नहीं बोला। इसके बाद 1917 में जर्मनी ने अमेरिका के 3 मालवाहक जहाजों को समुद्र में डुबो दिया। जिसके बाद क्या हुआ, इसके अप्रैल 1917 में 3 मालवाहक जहाजों के डुबोए जाने के बाद अमेरिका के धैर्य का जो बांध था वो टूट गया और अमेरिका त्रिराष्ट्रों की साइड से जर्मनी के विरोध में युद्ध में शामिल हो गया। तुमने पुकारा और हम चले आए, जान हथेली पर ले आए। तो देखिए जो अमेरिका अब तक शांत बैठा था वो भी इस युद्ध में शामिल हो गया और अमेरिका के युद्ध में शामिल होते ही युद्ध की तस्वीर बदल गई दोस्तों। कैसे, देखिए अमेरिका के युद्ध में शामिल होते ही जो त्रिराष्ट्र थे वो बेहद मजबूत स्थिति में आ गए, जो अब तक हार के कगार पे थे। इसके बाद रिम्स नामक स्थान पर जर्मनी को पराजित कर दिया गया, जर्मनी की सेनाओं को हरा दिया गया। उसके बाद सितंबर 1918 में बुल्गारिया ने आत्मसमर्पण कर दिया, बुल्गारिया युद्ध से बाहर हो गया। अक्टूबर में तुर्की ने आत्मसमर्पण कर दिया। नवंबर में ऑस्ट्रिया ने आत्मसमर्पण कर दिया। नवंबर में ऑस्ट्रिया ने आत्मसमर्पण कर दिया और अमेरिकी राष्ट्रपति थे विल्सन, उन्होंने 14 सूत्रीय योजना बनाई। उस 14 सूत्रीय योजना से नवंबर में जो हारा हुआ जर्मनी था, जर्मनी ने भी शांति व समझौते का प्रस्ताव भेज दिया। नवंबर में जर्मनी ने भी आत्मसमर्पण कर दिया विल्सन की 14 सूत्रीय योजना के कारण। देखिए यहां से क्वेश्चन बन सकता है, जो 14 सूत्रीय योजना थी वो किसने पेश की थी, तो अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन ने पेश की थी दोस्तों, आप ये बात याद रखना। इसके बाद पेरिस सम्मेलन हुआ और पेरिस सम्मेलन में अनेक संधियां आई। जो आप पढ़ते हो वर्साई की संधि, वो भी पेरिस सम्मेलन में ही आई थी, जिसके बारे में हम कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। कल हम पेरिस सम्मेलन पढ़ेंगे, वर्साई की संधि पढ़ेंगे और भी कई संधियां थी जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई थी, उनको पढ़ेंगे। और अगर आप मोरक्को संकट, बोस्निया संकट, अगादिर संकट और बाल्कन युद्ध विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।